नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्याज का खेत है, इसमें प्याज की रोपाई किए हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं और प्याज में एक ग्रोथ शुरू हो गया है। जो रोपाई हम करते हैं उस टाइम जो इसके जो प्लांट के पत्ते होते हैं वो हल्के से ड्राई हो जाते हैं। इसके बाद फिर उनमें नया रौनक देखने को मिलता है और कुछ नए पत्ते भी आ जाते हैं 10 से 12 दिन की अवस्था में। तो अभी इसमें निराई गुड़ाई होना है। तो निराई गुड़ाई के बाद हम जैसे ही पानी लगाएंगे तो उसके साथ में हम खाद लगाएंगे, कुछ DAP या जाइम खाद वगैरह, यूरिया। आप किसान यूरिया की बात करें तो किसान यूरिया भी लोग प्याज में यूज़ करते हैं। हालांकि कुछ लोगों की धारणा ये है कि अगर प्याज का भंडारण करना है तो ऐसी स्थिति में प्याज ज़्यादा सड़ती गलती है तो वो यूरिया उसका कारण रहता है। तो ज़रूर नहीं है कि आप किसान यूरिया लें। 46 जो नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, इधर इस दाने वाले यूरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ये यूरिया नहीं लगाते हैं, आपकी भी धारणा ऐसी है कि आप मतलब प्याज का भंडारण करेंगे तो प्याज सड़ जाएगी यूरिया के प्रयोग से, तो आप ज़रूर नहीं है कि ये यूरिया लगाएं। आप जो DAP खाद आता है जिसमें उसकी नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, आप NPK ले सकते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। तो जो पौधे को जो नाइट्रोजन चाहिए होता है वो नाइट्रोजन की पूर्ति वहाँ से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि निराई गुड़ाई इसकी हो गई है। इसके बाद हमको इसमें कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, कौन सा फंगिसाइड यूज़ करना है, तो उसके बारे में ये वीडियो लेकर के आए हूँ। दोस्तों, मैं हूँ शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं, बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप जानकारी मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फंगिसाइड की बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रोपाई किए हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं और अभी निराई गुड़ाई होने के बाद एक बार फंगिसाइड का स्प्रे होना ज़रूरी है, क्योंकि इस अवस्था में ही फंगस आती है और इस अवस्था में अगर क्रॉप के अंदर फंगस आ जाती है तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं प्रिवेंटिव डोज लेने की बात कर रहा हूँ। आप रोग आने से पहले ही एक बार फंगिसाइड का यूज़ करें। तो आप ले सकते हैं डिफेनकोनाजोल और प्लस इसके साथ ले सकते हैं आप क्लोरोथालोनिल, जो कि सेजेंटा कंपनी के कवच में देखने को मिलता है। जरूर नहीं है कि आप सेजेंटा कंपनी का ही प्रोडक्ट लें, आप और अदर कंपनी का भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आपको लेना है डिफेनकोनाजोल प्लस क्लोरोथालोनिल। और अगर आप सेजेंटा कंपनी का ही लेना चाहते हैं तो कंपनी ने अभी एक अपडेट वर्जन इसका लॉन्च किया है मार्केट में। अभी नया आया है, एक साल के अंदर ही उसको मार्केट में आए हुए हो गया है। तो वो आप ले सकते हैं एमस्टार ऑप्टी, जिसमें आपको डिफेनकोनाजोल प्लस क्लोरोथालोनिल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक लिक्विड गाढ़े फॉर्म में कुछ उसका फार्मूला देखने को मिलेगा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें इंसेक्ट कंट्रोल के लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है उसके बारे में बात करते हैं। जहाँ से आगे जब ये क्रॉप थोड़ी सी हाइट लेगी, बड़ी होगी, उस अवस्था में इसमें आपको थ्रिप्स का अटैक देखने को मिलेगा। और थ्रिप्स एक ऐसा कीट है जो कि फसल में एक बार आने के बाद उसको पूरा बर्बाद कर देता है अगर समय पर उसका कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर हम उसका भी प्रिवेंटिव डोज लेते हैं तो हमारी क्रॉप हमेशा हरी भरी बनी रहेगी। आप अधिकांश किसान उसको कुकड़ा नाम से जानते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या रोग है। तो ऐसी अवस्था में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये पत्तियों के बीच में यहाँ उसके कीट छुपे रहते हैं, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं कंद के ऊपर से। वहाँ आप थोड़ा सा पत्तों को बगल हटा के चींट के देखेंगे तो उसमें आपको थ्रिप्स नज़र आएगा, बारीक बारीक कुछ दाना सा। वो बहुत ही छोटे कीट होते हैं और उसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कम समय का होता है। लगभग 10 से 12 दिन की अवस्था में वो अपनी नई जनरेशन को जनरेट कर लेता है और एक कीट जो है 300 से 400 अंडों को जन्म देता है। तो ऐसी अवस्था में वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर आप प्रिवेंटिव डोज नहीं लेते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है सेजेंटा कंपनी की पोलोट्रेन, जिसमें आपको प्रोपेनोफास 40% प्लस 4% साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और ये EC फॉर्म में आती है। तो ये दवाई आपको लेना है। जरूर नहीं है कि आप सेजेंटा कंपनी की लें, आप अदर कंपनी की भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पोलोट्रेन है वो अकेले काम नहीं करेगा। कहने का मतलब जो है कि प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन जो है ये दवाई अकेले थ्रिप्स पे काम नहीं करेगी। अगर पूरी तरह से सिर्फ थ्रिप्स को कंट्रोल बनाए रखना है तो हमको इसके साथ में ट्रॉपिकल कंपनी का एक्का, जिसमें एसिटामिप्रिड 20% ASP फॉर्म में जो दवाई आती है वो लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रॉपिकल कंपनी का एक्का ही लें, आप कोई सी भी कंपनी का
एसिटामिप्रिड 20% एसपी ले सकते हैं और दोनों को आपस में घोल बना करके, जो हमने पहले दवाई बताई है पॉलीट्रिन और यो इक्का, कहने का मतलब ये है कि प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ आपको एसिटामिप्रिड का कॉम्बिनेशन घोल बना करके यूज़ करना है अपनी प्याज की क्रॉप के अंदर। अगर उसमें थ्रिप्स का अटैक हुआ है तो बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो दवाई है कीट को कंट्रोल बना लेगा, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है उसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर ये लाइफ साइकिल इसका नहीं टूटता है तो ऐसी अवस्था में ये क्रॉप को ख़त्म कर देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोडक्शन आने वाला है 30% भी नहीं रहेगा, 50% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन में लॉस हो जाता है। अगर ऐसी अवस्था में अगर आपकी क्रॉप के अंदर थ्रिप्स का अटैक हुआ है तो अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आपके जो कंद हैं, प्याज के जो कंद बनने वाले हैं वो बहुत ही छोटे छोटे रह जाएंगे। क्योंकि इसका रीज़न ये है, जो प्याज का जो प्लांट है अगर उसकी पत्तियां ख़राब हो गई हैं या सूख गई हैं या उसको किसी कीट ने अटैक किया है, तो ऐसी अवस्था में जो पौधा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं कर पाएगा और अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाएगा। तो ऐसी अवस्था में हमारी क्रॉप का सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ने वाला है, यानी कि जो कंद हमारा बनने वाला है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। और ऐसी अवस्था में अगर कंद पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन आधा से ज़्यादा गिर जाएगा, कम रह जाएगा, तो हमको एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अगर हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम प्याज की खेती कर रहे हैं, और अदर क्रॉप भी अगर हम लगाए हैं अपने खेत में तो उसको बिल्कुल उसके प्रति बिल्कुल केयरफुल ही रहें। अगर आप इतनी लागत लगा करके और कोई क्रॉप अपने खेत में लगाते हैं और उसमें थोड़ी सी गलती कर जाते हैं तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है मारा जाता है और काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही एक्टिव रहने की ज़रूरत है। और जो हमने जो इस प्याज की क्रॉप के लिए जो डोज बताया है थ्रिप्स को लेकर के, उसका आप यूज़ करके अपनी फसल को बचा सकते हैं थ्रिप्स के अटैक से और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं और साथ ही हमारे गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।